हेलो दोस्तों, एएस इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साउथ इंडिया बैंक के बारे में। तो साउथ इंडिया बैंक का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 11 रुपये 10 पैसे पे चल रहा है। और इसका अगर हम एक मंथ का चार्ट देखेंगे तो एक मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया है। एक मंथ में इसने 42% का रिटर्न दिया हुआ है, जिसके अंदर इसने बॉटम बनाया है 7.75 का और हाई लगाया है 11.85 का। वहीं अगर हम इसका 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो 1 ईयर में भी इसने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 1 ईयर में इसने 126% का रिटर्न दिया है, जिसके अंदर इसका बॉटम था 4 रुपये 85 पैसे और इसका हाई था 11 रुपये 85 पैसे का। यानी कि अगर 1 साल पहले आपने इसके अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था तो वो अभी आपका बढ़ के 2,26,000 हो गया था। तो चलिए अभी इसका हम मैक्सिमम चार्ट भी देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसने अपने इन्वेस्टर को कैसा रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में भी इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। इसने 850% का लगभग रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, जिसके अंदर इसने 90.99% 99 पैसे का लो बनाया है और 34 रुपये 75 पैसे का हाई बनाया हुआ है। यानी कि लॉन्ग टर्म में भी इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। एक पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी इसने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है कि उसने इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट क्या बोलती है कि अभी हमें इस पॉइंट पे जो प्राइस चल रहा है इस पे अभी एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला चेकलिस्ट का पॉइंट है इंटरेस्टिक वैल्यू। तो इसकी जो अभी इनसफिशिएंट डाटा के कारण इसकी वैल्यू अभी नहीं निकल पा रही है। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं निकल पा रही है इसकी। और इसकी जो रिटर्न देखा जाए तो एफडी से काफ़ी कम है, यानी कि रिटर्न काफ़ी स्लो देता है, यानी कि बहुत स्लो चलता है ये स्टॉक, क्योंकि इसमें वैल्यूम उतने जनरेट नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसका थर्ड पॉइंट देखा जाए तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा देता है, ये डिविडेंड के लिए अच्छा स्टॉक है। और इसका जो एंट्री पॉइंट है अभी, तो ये इसका एंट्री अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, यानी कि अभी इसमें एंट्री कर सकते हैं। और इस स्टॉक के अंदर अभी कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, यानी कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा टिकर टेप के मुताबिक। नेक्स्ट इसका की मैट्रिक्स देखेंगे तो इसका की मैट्रिक्स में अगर हम इसकी पी देखेंगे तो ये 19.20 पे चल रही है, और जबकि सेक्टर का पी 28.35 पे, यानी कि अपने सेक्टर से अपने इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और इसका डिविडेंड देखेंगे तो अभी इसका डिविडेंड यील्ड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर इसने डिविडेंड नहीं दिया था, जिसके कारण इसका डिविडेंड नहीं दिया। और फोरकास्ट एंड रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे भी इसके जो एक्सपर्ट है, एनालिस्ट है, उसमें से 50% एनालिस्ट मानते हैं कि हमें ये स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। अब कंपनी का प्रोफाइल थोड़ा चेक करते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, किस किस सेक्टर में कैसे कैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, किस में काम करता है। तो कंपनी रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों बैंकिंग में काम करता है और पारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ है। डेबिट कार्ड, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों में भी काम करता है। और इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है ट्रेजरी एंड फॉरेन एक्सचेंज में भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। कंपनी के प्रोफाइल के मुताबिक तो काफ़ी अच्छे मतलब प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, तो काफ़ी फैला हुआ इसका काम है। अभी इसका फाइनेंशियल थोड़ा हम चेक कर लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल कैसा है। तो यहाँ पे 2017 से अगर इसका हम रेवेन्यू देखें तो कंटिन्यू क्वार्टर ईयर ऑन ईयर इसके रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। 2017 में 6.56 का इसका रेवेन्यू था, और 2018 में 7.03, 2019 में 7.60, 2020 में ये बढ़कर 8.81 हो गया है। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि रेवेन्यू तो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, बट इसका जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर कम हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है। 2017 में 0.39 था, 2018 में 0.33 था, 2019 में 0.25 और 2020 में और कम होकर 0.10 हो गया है ये। तो इसके फाइनेंशियल से तो पता चल रहा है कि ये रेवेन्यू तो जनरेट कर रहा है बट प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है। तो अभी इसका जो लेटेस्ट ईयर का ये है फाइनेंशियल, वो अभी इसमें अपडेट होने का है, तो मैं आपको दूसरे साइट पे उसे दिखा दूंगा। अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना भी काफ़ी ज़रूरी है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो इसका प्रमोटर ज़ीरो है, यानी कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग कुछ भी नहीं है। और सेकेंडली इसका म्यूचुअल फंड देखें तो म्यूचुअल फंड का 1% से कम की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 17.26 है, फॉरेन इन्वेस्टर का 7.27 है, और रिटेल का सबसे ज़्यादा 74.73, जिसके अंदर मेरे जैसे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर आते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न ना थोड़ा डिटेल में दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की अगर हम होल्डिंग देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी होल्डिंग कम हो रही है। जहाँ दिसंबर 19 में 4.1 की होल्डिंग थी, वहीं मार्च में इसका 0.74 हो गया, यानी 1% से भी कम की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की, जो कि एक अच्छी बात नहीं रहती है कि म्यूचुअल फंड अपने किसी भी कंपनी में होल्डिंग कम करे।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर की क्या इसकी पोजीशन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा मतलब कि ये कंटिन्यू अपने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ग्रो कर रहा है, मतलब अपनी बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में इसने 17.26 तक के अपनी होल्डिंग को लेके गया है, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। दूसरा और हम फॉरेन इन्वेस्टर को चेक कर लें तो फॉरेन इन्वेस्टर भी कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं इसके अंदर, जो कि ये भी अच्छी बात नहीं है। और रिटेल को देख लेते हैं कि रिटेलर क्या कर रहे हैं। तो रिटेलर तो जो जैसे कि आपको पता है कि ये पेनी स्टॉक है, 10-11 रुपये पे मिल रहा है, तो रिटेलर इसके अंदर भर भर के हैं। तो रिटेलर्स का यहाँ पे जो शेयर है वो 74% का है। अब हम इसका थोड़ा सा जो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह है, क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह जो इन्होंने अनाउंस किया था वो देख लेते हैं। तो अभी 21 मई 2021 को इन्होंने अपना क्वार्टरली रिजल्ट शो किया है, और उसके साथ ही इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लास्ट ईयर इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया था, बट इस ईयर इन्होंने अनाउंस किया हुआ। तो एक बार इनका डिविडेंड देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे मतलब कब कब डिविडेंड दिया है। तो अगर डिविडेंड का देखें तो इसने कंटिन्यू अपने को इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया हुआ है। 2019, 2018, 2017, 2016 इतना पेनी स्टॉक होने के बाद भी इसने कंटिन्यू इन्वेस्टर को अपने डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है कि वो कंटिन्यू अब कंपनी से कुछ ना कुछ उसको अप्रिशिएट मिलता रहे, कुछ ना कुछ डिविडेंड वगैरह मिलता रहे। बोनस की बात की जाए तो इसने बोनस 2008 में दिया था 1:4 के रेशो पे, और इसने एक बार अपना स्टॉक स्प्लिट भी किया था, जो कि 10 से 1 की न्यू फेस वैल्यू पे आ चुका था, 2010 में इसने किया था। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े फाइनेंशियल की, कि जो अभी लेटेस्ट में इसका रिज़ल्ट आया क्वार्टरली रिज़ल्ट वो कैसा है। तो इसका जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है वो मैं बता दूं आपको कि लास्ट क्वार्टर में इसे लॉस हो रहा था, बट इस क्वार्टर में इसने अपना लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में लेके आया है। जो लास्ट एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो इसका नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में था 91 करोड़ का, मतलब माइनस दिखा रहा था, अभी वो 6 करोड़ में प्लस में दिखा रहा है, यानी कि अभी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। बट इसके अंदर एक और चीज़ देखने वाली बात होगी कि इस कंपनी का एनपीए भी बढ़ा हुआ है। अगर मैं एनपीए की बात करूँ तो लास्ट क्वार्टर में इसका एनपीए ग्रॉस एनपीए था 4.90, और इस क्वार्टर में वो बढ़ के 6.97 हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेट एनपीए भी अगर आप देख लें तो 2.21 से बढ़ के 4.71 हो गया है, यानी कि इसकी एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जा रही है अभी इस क्वार्टर में। काफ़ी इसने एनपीए शो किया हुआ है। तो ये थी साउथ इंडिया बैंक के बारे में पूरी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें मैंने कोई रिकमेंडेशन बाय या सेल का नहीं किया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे एक अपना व्यू बताया है साउथ इंडिया बैंक के बारे में, क्योंकि मुझे जो मेरे व्यूवर्स थे वो पूछ रहे थे कि स्मॉल कैप में और अच्छी कोई कंपनी बताइए जिसके अंदर काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिलता हो और कंपनी ठीक ठाक काम करती हो। तो ये मैंने आपके लिए कंपनी लेके आया जो कि कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड देती है, और फ़िलहाल ठीक ठाक ही काम है इसका, क्योंकि प्रॉफिट में भी आ चुकी है तो अच्छा ही काम है। लेकिन फिर भी आप ये स्टॉक खरीदने से पहले अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर आपकी खुद की स्टडी ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक कि आप अपनी खुद की स्टडी से काम नहीं करोगे तब तक कि आप खुद कभी नहीं सीख पाओगे कि कब आपको पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है, कब बेचना है, कौन सी कंपनी में लगाना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आपकी खुद की स्टडी होना ज़रूरी है, क्योंकि पैसा आपका है और आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि आप कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी खुद की स्टडी करना काफ़ी। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी लगा हो या फिर वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ और चेंजेस आप चाहते हो कि मैं नए वीडियोस लाऊं या किसी और स्टॉक पे लाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। और इस चैनल को अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये जो स्टॉक मार्केट की जो भी न्यूज़ है, अपडेट्स है, वो उन्हें मिलते रहे। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।